नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने ये नोट्स तैयार किए थे जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट बनाए थे मैंने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश, लाइट। लाइट क्या होती है? तो जिसको हम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ऑप्टिक्स वैज्ञानिक की भाषा में प्रकाश को ऑप्टिक्स बोलते हैं। प्रकाश फोटोन के बंडल की पैकेट के रूप में चलती है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश किस रूप में चलती है, तो आप कहेंगे फोटोन के बंडल में या पैकेटों के रूप में चलती है। प्रकाश के दो भाग होते हैं, किरण प्रकाशिक और तरंग प्रकाशिकी। और प्रकाश मतलब कि किरण प्रकाशिकी के तीन भाग होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। और तरंग प्रकाशिकी के कितने भाग होते हैं? विवर्तन, ध्रुवन और व्यक्तिवन। ये बात कही थी न्यूटन ने। किरण प्रकाशिकी की खोज किसने की? न्यूटन ने। और तरंग प्रकाशिकी की खोज किसने की? हाइगेंस। ठीक है। तो ये हम अभी पढ़ेंगे नहीं, ये 12th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? किरण प्रकाशिकी। ये हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परावर्तन। तो परावर्तन के में कुछ ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हम दो नियमों को पढ़ेंगे, जैसे कि अगर कोई किरण अगर कोई किरण वैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन का नियम, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पर हों। मतलब कि ये आपतित किरण, ये जाने वाली आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होनी चाहिए। और इस पर आपतन कोण, दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, जिसको हम आई या आर बोलते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। ठीक है। ये ही दो नियम हैं इसकी, या जिसको हम बोलते हैं आई बराबर आर। परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण तथा प्रकाश, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान, या आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे प्रकाश का 100% परावर्तन किस में होता है, तो आपका उत्तर होगा दर्पण। प्रकाश का 100% परावर्तन दर्पण के द्वारा होता है, ये रिफ्लेक्शन होता है। तो ये इसको ये आपका गए चित्र है, इसको बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपको बढ़िया नंबरों के लिए सबसे फायदेमंद है। तो सबसे फिर हम पढ़ेंगे दर्पण, जिसको बोलते हैं मिरर। तो दर्पण की हमारे दो भाग होते हैं, सबसे पहले समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के भी दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। प्रतिबिंब, अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं इमेज। प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक में तो उल्टा होता है, यह वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम अब प्रकाश की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। प्रकाश या लाइट एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाती है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यह प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। यह प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करती है तथा इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एल स्ट्रॉन्ग से 7800 एल स्ट्रॉन्ग तक होती है। और 1 एल स्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻10 होती है। ठीक है। तो ये एक बार आपको डेफिनेशन को पढ़ लें। ये हमने आपको पढ़वाया था, चित्र बनवाया था पहले ही, ये वो ही चित्र है। अब इसको हम बढ़ा करके लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि व्याख्या कीजिए, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, तो आपको ये पूरी रामायण याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको समझ लो
तो आप अपने आप बनाकर लिख दोगे। जब किसी पॉलीस्टार चिकने तल पर, हमने माना कि ये एक पॉलीस्टार चिकना तल, इस पर प्रकाश की किरण गिरती है तो इसका भाग, अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर गिरता है तो अधिकांश भाग उसका वापस लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परावर्तन। यह प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि हमने माना M1, ये M1 और M2 एक समतल दर्पण है तथा आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण A और O से होकर या AO दर्पण M1 M2 पर गिरती है और यहाँ एक निश्चित दिशा OB में चली जाती है या परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो AO को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण, और OB को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और जिस बिंदु पर गिरता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये इसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जिसको केंद्र माना है O, आपतन बिंदु है। और O से ON एक लंब रेखा है या वर्टिकल है, जिसे अभिलंब कहते हैं। ठीक है, जिसे N से व्यक्त करते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के एवं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हमने I या आपतन कोण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण और परावर्तित और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो हम आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से व्यक्त करते हैं। और परावर्तन के दो नियम होते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़वा दी थी और हम आपको दोबारा रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। सबसे पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही तल पर होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या एक ही तल आपतन बिंदु के तल में होने चाहिए, एक ही बात है वो। परावर्तन कोण R तथा आपतन कोण I हमेशा बराबर होने चाहिए या बराबर होते ही हैं, जिसे हम बोलते हैं I=R। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिबिंब, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इमेज। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को ही हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब को समझते हैं। जैसे कि आप किसी दर्पण या मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपकी आकृति उस मिरर में दिखेगी। ठीक है, तो पहले ज़माने में शीशे नहीं थे, प्रतिबिंब बनना मुश्किल था, तो आप पहले के ज़माने में पानी से या नदी पर खड़े होकर के अपना प्रतिबिंब देखते थे। अब मिरर के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो इस आकृति को ही जिस इमेज को हम मिरर या दर्पण में देखते हैं, उसी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं वर्टिकल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे हम पर्दे पर ले सकते हैं। क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें, एक बिंदु को केंद्र मानकर वहाँ से चलने वाली किरणें जब वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसका हम पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है, पर्दे पर लेना मतलब कि जिसको हम देख सकते हैं। देख तो हम आभासी को भी सकते हैं, पर इसको चलचित्र होता है, वो होता है ये आभासी प्रतिबिंब। बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता परंतु केवल इसका फोटो ले सकते हैं। मतलब कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर कोई प्रकाश किरण जब किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण।
जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। हमने माना ये एक गोल प्रतिबिंब है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, और ये प्रकाशिक केंद्र जिसको हम बोलते हैं सी। क्या है ये? प्रकाशिकी केंद्र, जिसको हम लिख सकते हैं, ये प्रकाशिक केंद्र है। अब ये हमारा फोकस है, जिसे हम बोलते हैं परावर्तन तल, और ये फोकस है। ये दो प्रकार के लेंस दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, ठीक है। जो कलर बन गया है ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस पर कलई किया गया है, इन दोनों पर ये कलई किया गया हिस्सा है, ठीक है। तो ये परावर्तक तल, इससे हमारा परावर्तन होता है। और ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण होता क्या है? इसमें परावर्तन दबे हुए भाग से या भीतरी तल से होता है, इसे अवतल दर्पण होते हैं। जैसे कि ये प्रकाश परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, तो ये इसका अवतल बिंदु है, क्योंकि यह कलाई किया गया हिस्सा है बाहर का और ये भीतर का हिस्सा है, तो इससे परावर्तन होता है, ठीक है। और ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो जिसको लिख सकता हूँ मैं उत्तल दर्पण, अगर आप भूल जाएं। और ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण, इसमें परावर्तन दबे हुए भाग या भीतरी भाग से होता है, अवतल कहलाता है। अब उत्तल दर्पण होता है वहाँ दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए भाग से या बाहरी भाग से होता है। जैसे कि इसका परावर्तन बाहरी भाग से हो रहा है, ठीक है। ये परावर्तन होके जा रहे हैं और ये यहाँ प्रतीत होती हैं, उसमें वास्तव में मिल रही हैं और यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब या बिंब, किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए या इमेज को बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। किरण तीन प्रकार की खींची जाती हैं, जिससे कि वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं हमें, मतलब कि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए या किसी प्रतिबिंब बनाने के लिए ये तीन किरणों की आवश्यकता बहुत होती है। तो सबसे पहले ये हम इसको पढ़ेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग। मतलब कि ये अवतल दर्पण है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें वास्तव में फोकस पर मिलती हैं, ठीक है। और दूसरा ये हमारा किसी मुख्य अक्ष के लंबवत प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी माध्यम से वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन, मतलब कि ये कोई प्रकाशिक केंद्र से होकर आ रही है और उसी माध्यम से वापस जा रही है और ये प्रकाशिक केंद्र पर आ रही है, इससे हमें। और ये तीसरा है, मतलब कि किरणों को तीन प्रकार से खींचते हैं, इन किरणों को बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब कोई प्रकाशिक केंद्र फोकस से आ रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के लंबवत हो जाती है, ठीक है। ये समझ लिया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब हम अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। किसका? अवतल का, अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट व बहारों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली किरण बंद प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयुक्त होता है। तीसरा है दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। चौथा है सौर बत्तियों के सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपने वो भी पढ़ लिए और आगे बढ़ते हैं।
अब आप प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहाँ से बनेगा ये आप समझ लो। तो जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर और कैसा आकार बनेगा, बिंदु पर, बिल्कुल डॉट का। ठीक है, और ये वास्तविक उल्टा बनेगा। दर्पणों में सिर्फ F बराबर P फोकस और P के दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा और आभासी बनता है, और सारे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे बनते हैं। तो ये अनंत से, जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है तो उसका प्रतिबिंब F पर फोकस पर बनता है और कैसा आकार होता है इसका, बिल्कुल डॉट। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु से बड़ा। मतलब कि ये बिल्कुल बिंदु पर बना था, बिल्कुल ऐसा, ये बिंदु से बड़ा बनेगा। ये भी वास्तविक उल्टा ही बनेगा। अगर कोई प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा। अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। अगर कोई किरण फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत ही बड़ा हो बनेगा और वास्तविक उल्टा ही बनेगा। और अगर कोई प्रकाशिक केंद्र फोकस और P के मध्य हो या ध्रुव के बीच में हो या केंद्र के बीच में हो, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा और आभासी सीधा बनेगा। ठीक है, तो हम बनाकर दिखा देते हैं आपको पहले इनको। तो चलो, जब हमने पहली कंडीशन आपको क्या बताई थी, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, बिंदु पर। तो चलो अगर हम चित्र के माध्यम से ही समझेंगे। आप पर लिख लें, चाहें तो लिख लें, नहीं तो समझना ही। अगर आप होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, टॉपर समझ के कार्य करते हैं। आप टॉपर हैं तो आप समझ लीजिए, नहीं तो आप लिख लेना। अगर कोई वस्तु सी नहीं अनंत पर हो, जैसे कि हमने माना O और O डैश एक दर्पण है जो कि अनंत दूरी पर स्थित है। O डैश से आने वाली किरणें, O डैश से आने वाली प्रकाशिक किरणें आपस में समांतर होंगी। एक किरण जो फोकस से होकर आती है, मतलब कि ये किरण फोकस से होकर आ रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के लंबवत हो जाती है। ठीक है, ये प्रकाशिक किरण फोकस से होकर आती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के लंबवत हो जाती है। ठीक है, तो दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र सी से होकर आती है और परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल पर, मतलब कि फोकस तल पर बिंदु I और I डैश पर काटती है, जो O डैश का प्रतिबिंब है। ठीक है, यहाँ आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, जो वास्तविक उल्टा है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। देखो कितना छोटा है। ठीक है, वस्तु से अनंत पर है तो छोटा ही है ना, इतना सा बस। ठीक है, तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। आप उतारना चाहें तो इसको उतार लें, जल्दी आप उतार लेना वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। जब वस्तु अनंत व केंद्र के बीच में हो। ठीक है, चलो हम आपको एक हॉलीडे देंगे। आप अनंत व प्रकाशिक केंद्र पर कोई वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र पर स्थित है, उसका प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, आपको इसको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है।
अब हम पढ़ेंगे तीसरा, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाश, जब कोई वस्तु की स्थिति प्रकाशिक केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी प्रकाशिक केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र सी पर हो। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र पर हो, मतलब कि ये प्रकाशिक केंद्र और ये वस्तु प्रकाशिक केंद्र पर है, तो कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष की समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर ए परावर्तन, दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाशिक किरण ओ वस्तु ओ डैश से होकर एफ से होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, और इनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर। हमने आपको क्या बताया था? सी पर ही बनेगा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये आई डैश इसका प्रतिबिंब है। तो आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, ये लो, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो, अगर चौथा कंडीशन है, मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में हो। कोई वस्तु वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है, तो कोई ओ डैश से वस्तु परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जा रही है, और दूसरी किरण एफ से होकर ये आती है और परावर्तन होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और वस्तु कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? अनंत वह प्रकाशिक केंद्र के मध्य, ये अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य ही बन रही है। तो आप इसको भी अपने आप बनाकर लिख ले सकते हैं, नहीं तो हम आपको इसकी पूरी कंडीशन दिखाते हैं, आप लिख भी सकते हैं, उसको कॉपी में करके याद कर सकते हैं। ये उसी की कंडीशन है। तो क्या, प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य कोई वस्तु आए तो उसका प्रतिबिंब अनंत व सी के मध्य बनेगा, ये उसकी कंडीशन है, आप वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को स्टॉप करके कर सकते हैं नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर हो, पांचवी कंडीशन है, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो वस्तु मुख्य फोकस पर है। ठीक है, ये यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ कोई प्रकाशिक केंद्र जा रही है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, कोई प्रकाशिक किरण आती है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से प्रकाशिक केंद्र से होकर जानती है। तो आप इसको भी बनाकर लिख सकते हैं। लो, ये आपके कंडीशन है, आप इसको लिख लें। हमने बहुत ही छोटे नोट बनाए हैं और इसमें आपका पूरा आ गया, आपको ज़्यादा बड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये वेरी शॉर्ट लिखे हैं, आप इनको याद ज़रूर कर लें। ये 100% पूछे जाएंगे, इनमें से एक तो ज़रूर पूछा जाएगा 100%। 100 से ऊपर होता तो हम भी और बोल सकते, वैसे 100% पूछा जाएगा। तो आपको दिक्कत आ रही होगी, अवतल दर्पण क्या, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, मतलब मुख्य अक्ष क्या होते हैं ये, और चलो हम आपको समझाएंगे। वक्रता केंद्र उस गोले को केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी ओर होती हैं। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है। और वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसमें ये सी और ये पी के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये सी व पी के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो आगे बढ़ते हैं। ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसको केंद्र बोलते हैं। ये 0, ये पी दर्पण का क्या है? ध्रुव या केंद्र। ठीक है, अब आगे आते हैं। मुख्य अक्ष, दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाओं को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें सी और पी दर्पण का वक्रता केंद्र है। इसमें सी और पी वक्रता का क्या है? मुख्य अक्ष है।
ठीक है। अब दर्पण का द्वारक आता है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसमें M1 व M2 दर्पण का द्वारक है। ठीक है, आप देख लें चित्र में, आप नोट कर सकते चलें, फेयर में भी कर सकते हैं। अगर आप इनको नोट करेंगे तो स्कूल में कराने की चिंता नहीं होगी। आप स्कूल जाएं या मत जाएं, आप इनको कर सकते हैं। 100% नंबर जाएंगे। आप एक ही ऐसे लिखोगे तो 100% नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो यह मुख्य फोकस है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे ऐप से व्यक्त करते हैं। अवतल दर्पण में किरण वास्तव में मुख्य फोकस करती है, लेकिन उत्तल दर्पण में किरण ऐप से आती हुई प्रतीत होती है। इसलिए अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक और उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। अवतल दर्पण में फोकस M दर्पण के सामने तथा उत्तल दर्पण में F फोकस के पीछे होता है। ठीक है। फोकस दूरी, ये फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसको जरूर याद कर लेना। अवतल दर्पण, माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ठीक है। माना फोकस दूरी PF बराबर F। ठीक है, स्मॉल f मान ली इसको, इनकी दूरी को। और त्रिज्या PC बराबर R। ठीक है, यहाँ तक पूरी दूरी को PC मान लिया। और F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर R/2 आधा हो जाता है, क्योंकि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी में संबंध प्रश्नों को हल करने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। और दूसरा है उत्तल दर्पण में, माना M1 व M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। F बराबर R/2 दोनों का एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो अब आता है अवतल दर्पण के लिए UV ऐप में संबंध, मतलब कि फोकस दूरी। ठीक है, UV ऐप में संबंध। तो चलो, ये एक अवतल दर्पण है, वस्तु OO डैश, ये वस्तु OO डैश की दर्पण से दूरी PO, मतलब कि PO इतनी दूरी है। इसको हम क्या मान लेते हैं, -U, मतलब कि इसको हम U मानेंगे। PO तक की दूरी को क्या मान लिया, U। ठीक है। प्रतिबिंब II डैश, ये प्रतिबिंब II डैश की दूरी क्या है, PI। P से लेके I तक की दूरी को हमने क्या मान लिया, -V या V। दर्पण की त्रिज्या PC बराबर -R होती है, PC बराबर -R। ठीक है, लिख देता हूँ, PC बराबर -R। फोकस की दूरी PF बराबर स्मॉल f। ठीक है, यह वाली आपको बताया था। और माना, चलो हम अब इसको लिख सकते हैं, या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। हमने अभी तक इतना समझा दिया, आप अपने अंदाज से लिख सकते हैं। चलो हम एक बार आपको समझा देंगे। माना M1 व M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। इसे मुख्य अक्ष पर OO डैश पर स्थित है। वस्तु O डैश के सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण O डैश A दर्पण के बिंदु O पर गिरती है और परावर्तन के बाद फोकस F से होकर जाती है तथा दूसरी किरण O डैश B
ओ डैश बी, मतलब कि इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ऊपर जाती है तथा दूसरी किरण ओ डैश बी दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है और परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब आई आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। माना वस्तु ओ डैश की दर्पण के ध्रुव से दूरी पी ओ बराबर यू तथा प्रतिबिंब की दूरी पी आई बराबर वी और फोकस की दूरी पी एफ बराबर माइनस एफ स्मॉल एफ। तो यूवी एफ के बीच जो संबंध होगा उसे हम अवतल दर्पण का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है। यूवी एफ में संबंध होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं। अब उत्तल दर्पण के लिए ये वही है, पूरा वही जो हमने अवतल दर्पण के लिए किया था, ये सेम वही है। आप इसको उतार सकते हैं, पहले हमने आपको पढ़ा दिया था, आप इसको उतार सकती हैं। ठीक है। हम आपको समझा दें, जैसे कि माइनस प्लस का कैसा होता है, आप समझने में दिक्कत होती है कि माइनस प्लस कैसे हो गया। तो जो कि वर्टिकल मतलब कि ये एक चतुर्थांश होता है, इसके ऊपर के सारे भाग को प्लस कहते हैं और इसके सारे माइनस होते हैं। ठीक है। तो ऊपर तक के भाग को प्लस और नीचे के भाग को माइनस। ठीक है। ये सिर्फ यही है इसमें। इस दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनता है और वस्तु से छोटा, और इनका प्रयोग ज़्यादातर वाहनों के लिए होता है। ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। तो चलो उत्तल दर्पण के लिए एक प्रश्न लिखेंगे, जैसे कि हमने एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि ये एक चित्र है, आप इसको समझ लो, ये आती हुई प्रतीत हो रही हैं। जैसे कि दर्पण से वस्तु की दूरी पी ओ माइनस यू है। ठीक है। क्या है? माइनस के यू। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर, पी सी बराबर आर। ठीक है। और प्रतिबिंब फोकस दूरी पी एफ कितना है? पी एफ स्मॉल एफ। और प्रतिबिंब की दूरी पी आई प्लस वी है। यहाँ तीनों धनात्मक हैं और इसमें संबंध क्या है? 1/u बराबर 1/v माइनस एफ। ठीक है। इसमें माइनस हो जाता है और अवतल दर्पण में प्लस ही रहता है। ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन है जो कि आप करना है और हमने भी कर रखा है। तो वक्रता त्रिज्या एक 20 सेमी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आर। कितनी है? माइनस के बी, क्योंकि अवतल दर्पण है इसमें माइनस ही होता है। ठीक है। सामने 5 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, तो दूरी पर रखी है, तो ये डी हो गया, मतलब कि व्यास। तो इसको त्रिज्या में बदलेंगे तो r/2 डी बराबर r/2। ठीक है। -20/2 बराबर -10 सेमी और u बराबर -5 सेमी दे रखा है। ठीक है। तो इसमें सूत्र लगाकर हम हल कर लेंगे। तो ये हमने आज तक की वीडियो, और लेंस के लिए आप अगली वीडियो को ज़रूर देखें लेंस के, और जो नए आए हैं उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।